नमस्कार अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। अजय जी, आज तो कांग्रेस को जोर का झटका लग ही गया है। जिस तरह का एआई उन्होंने बनाया था प्रधानमंत्री जी की माता जी को लेकर, उस पर तो पटना हाई कोर्ट ने ही लताड़ लगा दी कि हटाओ इसको सोशल मीडिया से। अंजू जी देखिए, ये मानसिक रूप से बहुत घृणित पार्टी हो चुकी है और इसका घिनौना चेहरा इतना हो चुका है कि ये प्रधानमंत्री को अपने मंच से माँ की गाली देते हैं और उसके बाद उसको जस्टिफाई करने के लिए एआई लिमिटेड वीडियो भी ले आते हैं और उस पर पवन खेड़ा कहते हैं कि इस वीडियो में ऐसा कुछ भी बुरा नहीं है, प्रधानमंत्री को बुरा लग रहा है तो ये उनकी समस्या है। आप ये सोचिए कितनी घिनौनी और विकृत मानसिकता है। और कोर्ट ने कहा है हटाने के लिए, उससे इनको कोई असर नहीं पड़ेगा। कोर्ट तो पहले भी कितनी बार माफी मंगवा चुका है राहुल गांधी जी से, कोई असर पड़ा क्या? कोई कोई पूंछ जो टेढ़ी होती है ना, वो कभी सीधी नहीं हो पाती। ये गांधी कांग्रेस है, ये ओरिजिनल कांग्रेस नहीं है, ये गांधी कांग्रेस है। ये गांधी कांग्रेस की पूंछ परमानेंट टेढ़ी है, कभी सीधी नहीं होगी। ये फिर यही काम करेंगे कुछ दिनों के बाद। और ये माफी भी रहे, इनको माफी मांगने से लेश मात्र फर्क नहीं पड़ता है। गांव देहात में कहावत है ना कि भैंस की चमड़ी मोटी हो जाती है, उस पर पानी नहीं टिकता है। ये कांग्रेस पार्टी का पूरा यही हाल हो चुका है, इनके सारे इकोसिस्टम का वही हाल है। आज देखिए प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, कितने अच्छे अच्छे ये ट्वीट कर रहे हैं। आज तो हमारा खैर, हम एक अलग माहौल में डूबे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन को सद्भावना दिवस में मना रहे हैं, इसलिए इनको हम जवाब नहीं दे रहे हैं, कल इनको हम जवाब देंगे। लेकिन ये बेसिकली अब हारते हारते, जनता से निराश होते होते, ये मानसिक रूप से विकृत घिनौनी पार्टी हो गई है जिसका बहस करना बेकार है। और इस पूरे देश के राजनीतिक डिस्कोर्स को चोर और चोरों की बारात बना के ये लोग घूम रहे हैं। इंडी गठबंधन क्या है? ये एब्सोल्युटली चोरों की बारात है। जिसको देखिए वही बेल पर है। और ये बात करते हैं अधिकार की, ये बात करते हैं कुछ चीज की। किस चीज की अधिकार चाहिए इनको? देश को लूटने का अधिकार चाहिए इनको? तो मुझे बस ये कहूंगा कि हाईकोर्ट का ऑर्डर आने के बावजूद इनको कितनों भी करारा थप्पड़ पड़े, ये ढीठ हो चुके हैं, इनको कोई असर नहीं पड़ने वाला है। पर अजय जी, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये एक बड़ा मुद्दा तो बन गया है, लेकिन अब जब इनको फटकार पड़ी है पटना हाई कोर्ट से, उसके बाद तो इनके लिए और ज्यादा मुश्किलें होंगी या नहीं? अब राहुल गांधी को तो माफी मांग लेनी चाहिए सामने आकर। भले ही कांग्रेस पार्टी कुछ भी कहती रहे, लेकिन राहुल तो असलियत में अध्यक्ष है ना कांग्रेस के। देखिए ऐसा है कि कोई माफी वाफी ये मांगने वाले नहीं है कहीं भी, और कोई माफी का इन पे असर भी नहीं पड़ता है। ये जब माफी मांगते हैं उस चीज को तो ये याद ही नहीं रखते हैं। ये राहुल गांधी माफी मांग के क्या करेंगे? इतनी बार माफी मांग चुके हैं। राहुल गांधी को आज तक कुछ समझ में आया है? राहुल गांधी तो पढ़ी लिखी स्क्रिप्टेड चीज पढ़ते हैं, उनको अपना ऊपर का खाना उनका खाली हो चुका है। हर बार एक विदेश यात्रा करके आएंगे, एक नया मुद्दा निकालेंगे। अभी क्या हुआ? ये जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की थी, पता चला कि इसका टूल किट ऑफ प्रिपरेशन म्यांमार में हुआ है। तो इसको माफी मांगने से, बिहार में वैसे भी कांग्रेस की औकात ढेले भर की रही है। ये जो सारी यात्रा का प्रपंच रचा गया था राहुल और तेजस्वी के द्वारा, ये तो भाईजान जोड़ो यात्रा थी, जैसे देश में पहले भी राहुल गांधी कर चुके हैं। दिक्कत क्या है कि इनको ये डर लगता है, ये आपस में इनसिक्योरिटी सिंड्रोम से गुजरते हैं। इनको ये डर लगता है गठबंधन नहीं हुआ तो ये भाईजान कहीं उधर नहीं चले जाएं। उसी इनसिक्योरिटी के तहत ये तेजस्वी जी अपनी यात्रा लेके निकल गए कल से। अरे अपने घर में अपने भाई को तो जोड़ नहीं पाए, अब ये चले भाईजान जोड़ने यात्रा। और ये सोचते हैं कि जनता बेवकूफ है। क्या बिहार की जनता, देश की जनता को पता नहीं है कि ये घुमा घुमा फिराई किस लिए हो रही है, क्या करने के लिए हो रही है? एक दूसरे पे जूतम पैजार करने में इनको 5 मिनट नहीं लगेंगे। मैंने कहा ना, ये चोरों की बारात है। दो चोर एक साथ नहीं रह सकते लंबे दिन। दोनों के बीच क्या लड़ाई हो गई है सीएम की कुर्सी को लेकर? क्योंकि इसी जो घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी, इसमें खुलकर तेजस्वी ने कहा कि अगर कभी केंद्र में सरकार आई हमारी तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन राहुल गांधी के मुंह से तो एक शब्द नहीं निकला कि बिहार में अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो तेजस्वी को सीएम बनाया जाएगा, और शायद इसीलिए दोनों लड़ बैठे। देखिए, आप कांग्रेस पार्टी का सोच समझिए, वो सोच समझने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी आज किसके सहारे है? कांग्रेस पार्टी देश के एक वर्ग, मुस्लिम वर्ग के सहारे है। कांग्रेस पार्टी एक वर्ग जो भारत के हित में कभी नहीं सोचता है, जो भारत विरोधी होने तक में परहेज नहीं करता है, उसके साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी उन घुसपैठियों के साथ खड़ी है जो अवैध वोटर बन के यहाँ पे खड़े हैं।
तो जितनी नेगेटिविटी कांग्रेस पार्टी में आज की तारीख में है, वो सब नेगेटिव फोर्सेस कांग्रेस में घुस चुकी है। ये गैंडी कांग्रेस को लेफ्टिस्ट चला रहे हैं, जिनको अमेरिका में हम वोक कहते हैं, यहाँ हम लोग लेफ्टिस्ट लिबरल जो भी आप नाम दे दीजिए। ये सारी विचारधारा वाम की विचारधारा हो चुकी है। ये भारत के नजरिए से चीजों को देखते ही नहीं। और जहां तक रहा कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव, दोनों चोर हैं, दोनों बेल पे हैं। कब कौन जेल जाएगा किसी को कुछ नहीं पता है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। जनता खुद ही पूछती है भाई कि आपको क्यों दें हम, आपने क्या किया बिहार के लिए। पिछले 20 वर्षों में जो बिहार का नक्शा चेंज हुआ है, एक लॉ एंड ऑर्डर के प्रति स्टेबिलिटी बनी है, क्या तेजस्वी यादव के हाथ में, नौमी फेल के हाथ में सत्ता दे दे? इस देश के ब्यूरोक्रेसी में 26% का रिप्रेजेंटेशन बिहारियों का है। इस देश के मेडिकल फील्ड में 16% रिप्रेजेंटेशन बिहारियों का है। चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, लॉयर हो गए, टीचर्स हो गए, इन सब में एक एवरेज इंटेलिजेंसिया बिहार का 15% का है पूरे देश में। और उस बिहार की कमान एक नौवीं फेल, और भी ऐसा व्यक्ति नौवीं फेल जिसके माता पिता मुख्यमंत्री रहे हों, उसको क्या पढ़ाई की वैल्यू रहेगी? अब वो कहते हैं कि हम पढ़ाई लिखाई दवाई सिंचाई, अरे सब चीज लूट के खा जाएंगे। एक नौकरी देने के बदले में जमीन, अरे और तो और छोड़िए, आप अब मान लीजिए आप किसी पोजीशन पे आ जाएंगी, तो आप अपने रिश्तेदार का पैरवी करने के लिए उसकी जमीन लिखवाएंगी। ये अपने रिश्तेदारों को नौकरी देने के बदले उनकी जमीन लिखवा चुके हैं। ये सर्टिफाइड चोर है लालू यादव, मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट ने कहा है। भ्रष्टाचार के 5-5 मुकदमों में सजा मिली हुई है। सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस पता नहीं क्यों नहीं ले रहा है। खुलेआम रैली कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हेल्थ ग्राउंड पे बेल पे बैठे हुए हैं। इस देश का न्यायिक सिस्टम, कभी कभी मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्या आम आदमी के लिए, खास आदमी के लिए, लालू यादव के लिए अलग है और आम आदमी के लिए अलग है? तब तो फिर जेल में जितने बैठे हैं सबको स्वास्थ्य कारण पे छोड़ दीजिए आप। लेकिन आज नहीं कल सुनेगा तो सही, कोर्ट देखेगा भी, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी हुई। तो ये सर्टिफाइड चोर घूम घूम के राहुल गांधी 5,500 करोड़ रुपए के घोटाला में नेशनल हेराल्ड में बंद है, बेल पे हैं, ये इधर बेल पर है, और ये लोग देश और प्रदेश चलाने की बात करते हैं। और मुझे आश्चर्य लगता है कि हमारे देश में एक वर्ग है जो इनको समर्थन देता है। चिंता उस वर्ग की है मुझे कि किस मानसिकता से ये लोग जी रहे हैं, कि आप भारत विरोधी मानसिकता रह के आप भारत में रह रहे हैं, और आप भारत के विरोध काम करके भी आप भारत में चल रहे हैं। ये कोई और देश होता ये लोग चल पाते? ये हमारी डेमोक्रेसी का एक कमजोर पहलू है जिसको ठीक करना बहुत जरूरी है। अजय जी, आप तो तेजस्वी यादव नौवीं फेल, लेकिन वो तो अपने पिता को क्लीन चिट देते फिर रहे हैं। वो तो ये जो यात्रा उन्होंने शुरू की है 4-5 दिन में जो पूरी करनी है, उस यात्रा के दौरान कह रहे हैं कि जगन्नाथ मिश्रा असली चारा चोर थे, मेरे पिता को तो फंसा दिया गया। मतलब आप सोचिए कि उनका कहना है कि मनुवादी विचारधारा वाले मीडिया और सब लोगों ने उनके पिता को फंसा दिया। जगन्नाथ मिश्रा कौन थे? कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे ना, तो कांग्रेस ने ही फंसाया। लालू यादव पे पहली बार चारा घोटाले का फाइल कांग्रेस ने ही खोली थी, जांच कांग्रेस ने ही बैठाई थी। लालू यादव को सजा भी यूपीए के दौरान ही हुई थी, जब वो एमपी बनने के लायक नहीं रहे, तो कांग्रेस ने तो फंसाया ही था। तो अभी मैंने आपको कहा ना कि दो चोर एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो ये चोर चोर की भाई शुरू हो गई है। ये ब्राह्मण जो कर रहे हैं, ये चोरी किए हुआ अपने कर्म है, अपने कर्म से चोरी किया इन्होंने, और दोष ब्राह्मणों को दे रहे हैं। अरे ये जब मरेंगे तब भी इनको ब्राह्मण की जरूरत पड़ेगी। और जहां तक ये बात करते हैं दलित पिछड़ा ये वो, तो इनको ये भूल जाते हैं कि पिछड़ों का मसीहा तो नरेंद्र मोदी यहां बैठा हुआ है, जिसके दिल में मंडल है, जिसके दिल में कमंडल है और दिमाग में मंडल है। उससे ये लड़ेंगे क्या खा के? मैं कह रहा हूं ये लोग अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। और ये क्लीन चिट कहां से देंगे? ये नौवीं फेल क्लीन चिट देगा एक ऐसे व्यक्ति को जिसको अदालत ने दोषी घोषित किया हुआ है। आप बिहार की जनता इतनी मूर्ख है कि इनके क्लीन चिट को मान लेगी? जातिवादी राजनीति और मुस्लिम परस्ती राजनीति बहुत दिन तक नहीं चलती है, और ये अब खुल के आ रहा है। अभी रामनवमी के बाद मुहर्रम का जब जुलूस निकला, मुहर्रम के जुलूस में यादवों का एक लड़का विकास यादव, उसकी गला रेत के हत्या कर दी मुसलमानों ने मंदिर के सामने। ये दोनों बाप बेटे लालू और उनके पुत्र, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, जबकि मरने वाला यादव था। तो क्या यादव कम्युनिटी ये देख नहीं रही है बिहार में कि मुस्लिम परस्ती किस तरह से हावी है? ये आने वाले दिनों में हर जगह से परत खुलेगी। अब ये लंबा नहीं चल सकते हैं। एक से एक यादव है, लीडर्स हैं अच्छे अच्छे जो आगे बढ़ सकते हैं,
चाहे बीजेपी में हो, चाहे जेडीयू में हो। आरजेडी में भी कितने हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ परिवार का ही व्यक्ति बढ़ सकता है और कोई नहीं बढ़ेगा। तो ये बात अब बिहार की जनता भी अब रियलाइज कर रही है, यही बात यूपी में भी लागू हो रही है। तो इन लोग का पाप का घड़ा फूटने वाला है, ज्यादा दिन चलेंगे नहीं है कहीं से भी। लेकिन अजय जी, अगर अपने पिता को क्लीन चिट देने के लिए वो अदालतों के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं, तो क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जिसने कि लालू को जमानत दी है, सबने गलत फैसले सुनाए, सब गलत तथ्य पेश किए गए, सिर्फ इनको ही सबसे ज्यादा जानकारी है? तो ये तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के या अदालतों के जो आदेश है, फैसले, उस पर ही सीधे सीधे अवमानना का मामला नहीं बनता इनके खिलाफ? यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अभी तक इन पे कॉग्निजेंस क्यों नहीं लेता है। ये कह रहे हैं कि निचली अदालत का फैसला गलत है, तो ऊपरी अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल दे दिया, इनके पिताजी को, वो सही हो गया। बेल हेल्थ ग्राउंड पे है, और हेल्थ ग्राउंड पे ये राजनीतिक रैली कर रहे हैं, हर जगह मीटिंग्स में जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना चाहिए। हमारे जितने सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या पटना हाई कोर्ट है, ये कॉग्निजेंस ले। सेल्फ कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट छोटी छोटी बातों में ले लेता है, और इतने बड़े पॉलिटिकल प्रिजनर के प्रति इतनी सिंपैथी क्यों? ये तो प्रश्न है ही ना, जिसको मैं हमेशा से बोल रहा हूँ। और दूसरी बात, इनके घर में हर चीज रिजर्व्ड है। बिहार के कंटेक्स्ट में देखिए तो ये बिहार का सबसे बड़ा सामंती परिवार है। ये ऐसा सामंती परिवार है जिसने 15 से ज्यादा जातीय नरसंहार किए हैं, दलितों के गले कटवाए हैं। और ये सब जब होता था तो पटना में ये पति पत्नी दोनों बैठ के ठंड के दिनों में आग सेकते रहते थे। लॉ एंड ऑर्डर की कोई चिंता नहीं थी। किडनैपिंग, रैंसम की सेटिंग होती थी मुख्यमंत्री आवास में, चोरी की हुई गाड़ी मिलती थी मुख्यमंत्री आवास में। इनके 2 साले, ससुराल एक बड़ा फेमस शब्द हो गया था। स से सुभाष, स से साधु, रा से रबड़ी, ल से लालू, यही इनका शासन था ससुराल। बिहार को गर्त में पहुंचा दिया इन्होंने। ग्रेजुएशन 6-6 साल पे होने लगे थे। पढ़ाई करने के लिए पलायन बिहार में सबसे ज्यादा इसी में शुरू हुआ। आईएएस की पत्नी के साथ 3 साल तक लगातार रेप, उसका एफआईआर दर्ज नहीं होता था। क्या था बिहार? इन्होंने क्या बिहार बना दिया? वैसा बिहार बनाने के लिए आपको क्या लगता है कि दोबारा जनता इनको देखने जा रही है? अभी सिर्फ 2 पोलराइजेशन पे ये चल रहे हैं कि एक हिंदू मुसलमान करके मुसलमानों का पूरा वोट ले लो, और जाति के नाम पे यादवों का वोट ले लो, और बाकी अपनी पॉलिटिक्स करके हिंदुओं में फूट डालो। इनकी ये राजनीति, बस क्रिस्टल क्लियर राजनीति इनकी और राहुल गांधी जी की एक ही है। अब ये है कि आपस में इनका इतना ज्यादा महत्वाकांक्षा है कि मैं आ गया हूं, कांग्रेस पार्टी देख रही है कि अभी हम लड़ जाएंगे, 29 में 40 लोकसभा है तो हमारे संगठन बढ़ जाएगा, तो इसलिए अगर साथ न भी रहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देख रहे हैं कि कांग्रेस साथ नहीं लड़ेगी साथ में, तो मुस्लिम वोट झटक सकता है, तो इसलिए भाईजानों को एक साथ रखो। तो ये स्वार्थ ड्रिवन लोग हैं। मैंने कहा ना, इनसिक्योरिटी सिंड्रोम इनमें बहुत ज्यादा हावी है। तो आने दीजिए चुनाव, इस बार सुपड़ा साफ है इनका, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये जो पहले यात्रा दोनों ने मिलकर निकाली थी, उसके बाद ये अलग से यात्रा निकालने की वजह आपके हिसाब से क्या लगती है? मैंने बोला ना, बिल्कुल स्टेपनी बन के पहले राहुल गांधी के साथ घूमे। इनको लगा कि भाईजान सब कहीं कांग्रेस के साथ नहीं भाग जाएं, अगर कांग्रेस हमारे साथ नहीं बना तो, क्योंकि इनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया। तब इनको लगा कि अब बार्गेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी, या कहीं मुस्लिम उधर चले गए कांग्रेस के साथ, क्योंकि देश भर में मुसलमानों का तो ट्रेंड हो गया कि वो कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, तो कहीं बिहार में ऐसा ना हो जाए, तो इसलिए अलग यात्रा निकाल के मुस्लिम कंसोलिडेशन कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। ये प्योर एंड प्योर मुस्लिम कंसोलिडेशन, भाईजान जोड़ो यात्रा, और अपने ही भाई को छोड़ दिया है। और वो जो अपने भाई को छोड़ दिया, वो कितनी दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं? मतलब वो भी कुछ वैल्यू रखते हैं, या ऐसे ही नौटंकी हो रही है, नूरा कुश्ती हो रही है लालू खानदान में? देखिए, वो तो लालू खानदान की नूरा कुश्ती चलती रहेगी, जब तक लालू जी जिंदा है ये नूरा कुश्ती चलेगी। अब है कि लालू जी चुनाव के पहले ले लें उसको वापस पार्टी में, तो अलग बात है, और नहीं तो फिर वो अपना 15-20-25 कैंडिडेट कहीं ना कहीं खड़ा करेगा। अब जब खड़ा करेगा तो दिक्कत इन्हीं को होगी, झेलेंगे। मैंने बोला ना, ये बहुत लालची परिवार है। ये पैसे के लिए, पावर के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इनको कोई लिहाज नहीं है, इनको कोई सोच नहीं है। जनता जनता इनके लिए कोई जनता नहीं, इनके लिए परिवार पहले, और परिवार में भी मैं पहले, उसके बाद फिर दूसरे। यही समस्या है इनकी। लेकिन ये पीके का फैक्टर आपके हिसाब से कितना असर डाल सकता है विधानसभा चुनाव में? देखिए, ऐसा है अंजू जी कि हर विधानसभा चुनाव के पहले एक मशरूम सिंड्रोम होता है। मशरूम के फफूंदी की तरह ग्रो करते हैं। पिछले साल विधानसभा चुनाव में प्लूरल्स करके एक पार्टी आई थी,
इस बार पीके की जनसुराज आई है। आकांक्षाएं सबकी बहुत बढ़ गई हैं, सब कोई लड़ना चाहते हैं, सब कोई समाज में अपना नाम बनाना चाहते हैं। चुनाव लड़ने की बेचैनी बहुतों लोग में होती है। तो कैंडिडेट सेंट्रिक इलेक्शन लगा के अगर मजबूत कैंडिडेट हो, अगर हर विधानसभा में 8-10 हज़ार वोट काट लिए तो पार्टी खड़ी हो गई आपकी अगले चुनाव के लिए। और हम लोग इसी तरह से चल रहे हैं कि प्रशांत किशोर का टोटल कैंपेन कैंडिडेट सेंट्रिक है। हर एरिया में मजबूत कैंडिडेट, जिसको बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी से टिकट ना मिले उसको लड़वा दो। वो अपने दम पे 8-9 हज़ार वोट ले आएगा तो हिस्से में तो जाएगा जनसुराज पार्टी कहीं, और कुछ नहीं होगी, 3-4% वोट आ जाएगा तो पार्टी खड़ी हो जाएगी, रिकॉग्नाइज हो गई, अगले चुनाव के लिए फायदा होगा। तो ठीक है, प्रशांत किशोर की लोकतंत्र की खूबसूरती है, वो अपना कोशिश कर रहे हैं। और मार्केटिंग में महारत है ही है, सोशल मीडिया में महारत हासिल है ही है, पैसे की कमी है नहीं, लगे हुए हैं। जय लोकतंत्र। अजय जी, इंडी गठबंधन की तरफ से तो अभी तक क्लियर नहीं है कि कौन सीएम का चेहरा होगा, लेकिन एनडीए में क्या चल रहा है? नीतीश कुमार जी ही अगर बीजेपी एनडीए आती है फिर से विधानसभा चुनाव जीतकर, तो नीतीश ही बनेंगे सीएम? नहीं, अगर नहीं, एनडीए ही जीत के आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। और नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, नीतीश ही हमारे मुख्यमंत्री हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। और टिकट बंटवारे को लेकर कहीं कोई ऊहापोह की स्थिति नहीं, क्योंकि बीच बीच में कभी कभी चिराग पासवान के बयान आ जाते हैं, तो लगता है कि एनडीए में भी शायद टिकट बंटवारे को लेकर खटपट चल रही है। कोई खटपट नहीं है, अब सब बयानबाजी तो चुनाव के पहले होती ही रहती है, खटपट कहीं से कुछ नहीं है। वो एक दिन में बैठेंगे, सब टिकट विकट सब फाइनल हो चुका है, अपना आराम से घोषणा कर दी जाएगी। एनडीए में कोई खटपट नहीं है, क्योंकि नेतृत्व तो बहुत क्लियर है। सबको पता है कि नीतीश और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और हमारे सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, और बिल्कुल इसलिए कोई खटपट नहीं है। महागठबंधन में जिसको एमजीबी कहते हैं, उसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है, मायूस गांधी बैठ गया, ये लोग बैठ जाएंगे आराम से। और हम हैं एनडीए, नीतीश, नरेंद्र, दमदार, असरदार, इसलिए हमारे यहाँ कोई खटपट नहीं है, निश्चिंत रहिए। 243 में 225 हम जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं। ये जो एसआईआर का मुद्दा था, जिसकी आड़ में वोट चोर वोट चोर वोट चोरी हो रही है, इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की इंडी गठबंधन ने, उसको आप कैसे देखते हैं? अरे देखिए, ये लोग पागल हैं। इनको लगता है कि एसआईआर का मुद्दा बिहार में या यूपी में या हिंदी भाषी में कहीं पे चलेगा, ये पागल हो चुके हैं। अरे बिहार राजनीतिक रूप से इतना जागृत प्रदेश है कि जब चुनाव आयोग ने एसआईआर की घोषणा की, उसके 7 दिन के अंदर 99.4% बिहारियों ने अपना फॉर्म जमा कर दिया। एसआईआर मुद्दा है ही नहीं। चुनाव आयोग का मुद्दा कभी, चुनाव आयोग की जो संवैधानिक शक्ति है, जो संवैधानिक पावर है, उसके तहत एसआईआर हो रहा है। वोटर वेरिफिकेशन करवाने में वोटर को दिक्कत नहीं है, घुसपैठियों को दिक्कत है। ये जो 36 लाख लोग जिनका नाम काटा गया है, जो स्थानांतरित हो गए हैं, या जिनका नाम दोबारा दो बार ऐड था, 7 लाख लोग, ये कहाँ गायब हो गए? भाई 1.5 महीने से ऊपर का समय हो गया, अभी तक 36 लोगों ने भी आके ये रिपोर्ट नहीं की कि मेरा नाम गलत काटा गया है या मेरा नाम क्यों काटा गया है। 36 लोगों ने भी नहीं किया है, बल्कि ज्यादा आवेदन ये आ गए हैं कि हमारे नाम काट दीजिए। 1.5 लाख से ऊपर आवेदन आए कि हमारे नाम काट दीजिए, अब हम यहाँ वोटर। तो 36 और 1.5 लाख, वो तो 38 लाख हो गए अब नाम कटने वाले। एसआईआर का मुद्दा बिहार में है ही नहीं। ये जमीनी तौर पे जनता से इतना कट चुके हैं, ये एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं, फॉल्स नैरेटिव। राहुल गांधी ने कहा था ना कि आई एम फाइटिंग अगेंस्ट इंडियन स्टेट। ये एक देश में अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं, जैसे बांग्लादेश, नेपाल में, श्रीलंका में हुआ। इत्तेफाक से यहाँ पे बोलना शुरू किया, भारत में भी होगा, भारत में भी होगा, भारत में होगा। सारे कांग्रेसी शुरू हो गए थे गांधी लोग। ये अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन पे प्रश्न उठा के चुनाव आयोग वोट चोरी करवा रहा है, चुनाव आयोग पे अविश्वास पैदा कर दो, न्यायालय सजा दे रहा है, न्यायालय सजा दे रहा है, न्यायालय में ब्राह्मण ज्यादा है, न्यायालय पे अविश्वास पैदा कर दो। ये अराजकता की खेती करने वाले लोग हैं, इनको बहुत स्ट्रिक्टली डील करने की जरूरत है। हमारा न्यायालय कहीं ना कहीं चूक कर रहा है। अजय जी, जैसे झारखंड विधानसभा चुनाव में भी देखा गया कि डेमोग्राफिक चेंज का काफी असर था वोटर्स पर। हाँ, आपको लगता है कि बिहार में भी कुछ एक इलाके हैं जहां डेमोग्राफी बदली गई है, और उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता हो, एनडीए के लोगों को लगता हो कि उसका असर भी देखने को मिल सकता है नतीजों में? निश्चित तौर पे डेमोग्राफी चेंज हुई है बिहार के सीमांचल एरिया में, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन है उससे लगभग 30% ज्यादा आधार कार्ड निकले हैं। ये 36 लाख वोट जो कटे हैं, ये किसके कटे हैं? ये नहीं घुसपैठियों के, क्योंकि घुसपैठियों को डर लग रहा है कि अगर हम नाम जुड़वाने जाएंगे तो फिर हमें पकड़ लिया जाएगा।
तो इन सब तरीके के कारण ये रिजल्ट इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे। अब एसआईआर के बाद काफी हद तक इस पे रोक लगेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब तो ये एसआईआर बिहार के लिए नहीं है, तो पूरे देश के लिए है। दिल्ली में मामूली घुसपैठियां हैं, आप जहां देखिए वहां बांग्लादेशी आपको मिल जाएंगे। एक तो ड्राइव चला के इनको पूरे देश से खदेड़ने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था इस बार लाल किले से डेमोग्राफी के बारे में, तो ये काम तो अब होके रहेगा। बिल्कुल, उन्होंने तो अभी हाल ही में जब वो असम गए थे, बिहार भी आए, तो उन्होंने कहा था कि डेमोग्राफी मिशन हम लोग चला रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, तो एक-एक घुसपैठिए को बाहर निकाला जाएगा देश से। लेकिन एक चीज़ और, जो बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया राहुल गांधी की तरफ से कि नरेंद्र सरेंडर, सीज़ फायर जो ऑपरेशन सिंदूर का हुआ, उसमें पीएम मोदी दबाव में आ गए डोनाल्ड ट्रंप के, इसलिए हुआ। अब तो पाकिस्तान का विदेश मंत्री इशाक डार एक इंटरव्यू में कह रहा है कि भारत किसी के दबाव में नहीं आया, हमको ही डीजीएमओ स्तर पर फोन करके बोलना पड़ा, गिड़गिड़ाना पड़ा कि भाई सीज फायर कर लो। तो अब तो वहां से ही बात आ रही, उसके बाद ये माफी मांगेंगे या नहीं? आपने जोकर को कभी माफी मांगते हुए देखा है? राहुल गांधी अपने आप को जोकर स्थापित कर चुके हैं भाई, और सच्चाई भी है। 1969 19 जुलाई को इनका जन्म हुआ था, उसी दिन मेरा नाम जोकर भी रिलीज हुआ। ये सच्चाई आप चेक कर लीजिएगा। राहुल गांधी के जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन मेरा नाम जोकर रिलीज हुई थी, राज कपूर की जो पिक्चर थी। तो एस्टैब्लिश जोकर है, ये माफी मांगेंगे कभी? और उसको और तो और छोड़ दीजिए, ट्रंप के बारे में क्या क्या बोला था। आज ट्रंप साहब ने क्या ट्वीट किया प्रधानमंत्री के लिए कि नरेंद्र मोदी जी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि रशिया यूक्रेन का युद्ध रुकवाने में वो मदद कर रहे हैं। हर वर्ल्ड लीडर एक्नॉलेज कर रहा है। ऐसी ट्रंप के बारे में लेके कितनी बातें बोली थी, नरेंद्र सरेंडर। मैंने बोला ना कि ये चौकड़ी है, ये कान में बोलता है कि ये बोलो, ये मीडिया पकड़ लेगा। नरेंद्र सरेंडर, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोर, गद्दी छोड़। 4 साल का बच्चा इनके कान में आके बोलता है वोट छोड़, गद्दी छोड़। इनको 4 साल के बच्चे से वोट चाहिए, 18 साल के बच्चे से वोट नहीं चाहिए। क्योंकि 18 साल का जवान आदमी कहता है कि वहां 3rd क्लास आदमी जोकर है, मुझे इसके लीडरशिप में नहीं रहना है। यही फर्क है 4 साल और 18 साल में। तो इनको जनता से ही कटे हुए हैं ये गांधी महोदय। अब दिक्कत यह है कि इस परिवार की कलई खुलते जा रही है कि क्या है ये परिवार, किस तरह से देश को बेचा है। तो ये अपने धागा, अपने सुई खुद लेके घूमते रहते हैं, लेकिन इतना कपड़ा फट चुका है कि सिलते सिलते मर जाएंगे, वो कपड़ा नहीं सिलेगा बिल्कुल। बिल्कुल सर, बिना बताए कहाँ जाते हैं, किस देश जाते हैं सीआरपीएफ, जिन पर किनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। आप देखिए, उनके डीजी को चिट्ठी लिखनी पड़ गई गृह मंत्रालय को कि मुझे पता ही, हमें पता ही नहीं होता, अचानक से अनशेड्यूल्ड दौरे आ जाते हैं। देखिए, अनशेड्यूल्ड दौरा, ये वो सब इन बड़े लोगों के बड़े चोचले हैं। अब तो इनकी फैन फॉलोइंग पाकिस्तान में भी गजब बढ़ रही है। इनके बयान को पाकिस्तान यूएन में पहुंचाया जाता है, शाहिद अफरीदी की तारीफ करने लगता है। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब, गांधी कांग्रेस अगर पाकिस्तान में चुनाव लड़ेगी तो स्वीप कर जाएगी, इतने समर्थन बढ़ गया। बस हिंदुस्तान में कोई नहीं पूछेगा, दिक्कत यही। और ये लोग बिल्कुल। इतने विघटनकारी हैं, लोग कहते हैं कि राहुल गांधी पप्पू है, ये है वो है, लेकिन सच्चाई में कहूं, ये बहुत खतरनाक आदमी है। ये देश में अराजकता फैलाना चाहता है। ये जो नए नए नैरेटिव होते हैं कि चुनाव आयोग बिक गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, ईडी आईटी सीबीआई कॉम्प्रोमाइज हो गई, सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्रोमाइज हो गया, हाई कोर्ट कॉम्प्रोमाइज हो गया, आई एम फाइटिंग इंडियन स्टेट। ये जो इनका इकोसिस्टम छटपट छटपट कर रहा है, ये देश में अराजकता लाना चाहता है। ये चाहता है कि देश में श्रीलंका जैसे हालत हो जाए, नेपाल जैसे हालत हो जाए। इन लोगों की सोच को कंट्रोल रखना और जनता को जागृत होना, ये बहुत जरूरी है। ये राहुल गांधी, इनका पूरा इकोसिस्टम देश के लिए बहुत खतरनाक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये इकोसिस्टम देश के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं को चुन चुन कर टारगेट किया जाता है, एक एजेंडे के तहत टारगेट किया जाता है। आप लेकिन ये देखिए ना, फिलहाल सिर्फ संवैधानिक संस्था नहीं, ये देश की कोर पे टारगेट करते हैं। ये सनातन को कोरोना कहते हैं, सनातन धर्म खत्म करना है। अब हिंदुस्तान में 82% पॉपुलेशन हिंदुओं की, अरब सनातन खत्म कर देंगे, किसको आप खुश कर रहे हैं? ये नॉर्थ साउथ की डिवाइड की बात करते हैं, अलग हो जाना चाहिए नॉर्थ और साउथ, एक साथ नहीं रहना चाहिए। जिस ढंग से ये कर रहे हैं, ये मुस्लिम लीग का समर्थन ले रहे हैं केरला में। केरला के मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि ये धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं। जिस तरह से मणिपुर में फ्यूलिंग की, ये हर एंटी इंडिया, हर काम में ये समर्थन दे रहे हैं और हर एंटी इंडिया फोर्स के साथ ये मिल रहे हैं। इनकी सोच हिंदुइज्म को खत्म करने की, इनकी सोच हिंदुत्व पे अटैक करने की है। ये बेसिकली देश की
सारे माहौल के लिए खतरनाक है। इसलिए आप राहुल गांधी को पप्पू उप्पू या बेवकूफ मत समझिए। ये सोचे समझे एक एजेंडे के तहत ये काम कर रहे हैं। सर वो एक कहावत है ना, एड़ा बनकर पेड़ा खाना। कुछ कुछ राहुल गांधी उसी तरह के काम करते नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो आज इस पूरे इकोसिस्टम को एक जोर का झटका पटना हाई कोर्ट से लगा है। जिस तरह से इन्होंने पीएम मोदी की माता जी का एआई जनरेटेड वीडियो बनाया था, फिलहाल तो उसको रिमूव करना पड़ेगा और देखते हैं इसको लेकर किस तरह का देश रिएक्शन। ने देश ने उधार के गांधी को पहचान लिया है और समझ गया है देश, ये गांधी नहीं है, ये गैंडी है। उधार के गांधी बन के घूम रहे हैं, तो इनसे देश अब तौबा कर रहा है। इन्हीं के शब्दों में तौबा कर रहा है। यही सब शब्द इन लोगों को सुनना अच्छा लगता है, तो तौबा कर रहा है देश इनसे। फिलहाल तो सर इनको तौबा करना पड़ेगा कि इस तरह के एआई जनरेटेड वीडियो आगे ना बनाए, क्योंकि ना ना, वो एक थेथर है, ये थेथर है, ये इस उम्मीद में मत रहिए। ये फिर निकालेंगे कुछ ना कुछ। ये ढीठ के पिताजी हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता है, ये फिर होगा। सर अब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह के तो कई ड्रामे देखने को मिलेंगे, क्योंकि येन केन प्रकारेण कोशिश तो इंडी गठबंधन की यही हो रही है ना कि चुनाव में कहीं ना कहीं इनके हाथ बाजी लग जाए। लेकिन देखते हैं इस मुद्दे पर आगे क्या होता है। लेकिन आपने सर समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।